वेलकम गाइज, आप लोगों का स्वागत है पाई क्लासेस में। और लास्ट क्लास में हमने 9 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, तो थोड़ा ध्यान से समझना और सारी चीजें पढ़ा रखिए। जो लोग चैप्टर 9 के लिए अभी नए नए हैं तो उनसे मैं सजेस्ट करूंगा पहला पार्ट देख लो उसका जाके, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये आगे के क्वेश्चन समझ पाएंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन से। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वही आपको रिपीट करने हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपनी अपनी बुक्स में भी निकाल के रख सकते हैं। बेटा ध्यान से सुन लेना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से बात कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक केबल टावर और है और उसके टॉप तक का एंगल कितना बनना है? 60 डिग्री। अब खुद सोचो कि जब किसी बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के टॉप का एंगल बन रहा है, और कौन सा वाला बन रहा है? वो एलिवेशन एंगल। नीचे से ऊपर बनता है एलिवेशन एंगल, यानी कि बिल्डिंग का जो टॉप है वो नीचे होगा और टावर का जो टॉप है वो ऊपर होगा, यानी कि बिल्डिंग छोटी होगी और टावर बड़ी होगी। ये फायदा करता है एलिवेशन वर्ड और डेप्रेशन वर्ड। मतलब इससे हमें पता चलता है कि कोई एंगल ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो भाई साहब मान लीजिए कि मैंने ये कोई बिल्डिंग बना ली है ना, ये जमीन है और ये बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है, और ये टावर एक इससे बड़ा है। तो यहां इसके टॉप से इसके टॉप तक का जो एंगल है वो कितना दिया है इसने? 60 डिग्री। बट यहां तो कोई बेस लाइन ही नहीं है ना। देखो भाई साहब, यहां पर तो कोई बेस लाइन ही नहीं है। तो जहां बेस लाइन नहीं होती, एंगल के लिए बेस लाइन बहुत जरूरी है। जहां कोई बेस लाइन नहीं होती वहां इमेजिनरी बेस लाइन बनानी होती है। कौन सी? इमेजिनरी बेस लाइन। तो यहां से हम एक इमेजिनरी बेस लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये हवा में एक मान लो बिल्डिंग के टॉप में एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ, ये इमेजिनरी दिमाग में है। और यहां पर ये जो एंगल बनना है वो कितने डिग्री का बनना है? 60 डिग्री का। तो जितना इसने क्वेश्चन का पार्ट बोला उतना अपन ने बना दिया, मतलब क्वेश्चन जितना अपन ने पढ़ा भी। अब आगे नेक्स्ट आगे, एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। क्या बोला इसने? द एंगल ऑफ डेप्रेशन। अब यहां पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है? डेप्रेशन। डेप्रेशन डेप्रेशन का मतलब है ऊपर से नीचे बनेगा भैया, ठीक है। ऑफ इट्स फुट, फुट मतलब पैर। अब किसके पैरों की बात कर रहा है? टावर के पैरों की बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही यही हुई थी कि बिल्डिंग के टॉप से, भाई क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये बोलते हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एलिवेशन एंगल तो बनना है टॉप पर और डेप्रेशन बनना है इसके फुट पर, ऐसे बनना है। तो यहां से इसके फुट पर ऐसे एंगल बनेगा और वो डेप्रेशन यानी कि ऊपर बनेगा, और वो कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। क्लियर है क्या यहां तक? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, ये 7 मीटर है, ए बी सी डी ई। अपन ने क्या करा? नाम दे दिया। अब इसी डायग्राम को यूज करके अपन को सॉल्व करना है, बट अपन को सिर्फ 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है। अच्छा, निकालना क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना था भैया, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, पूरे टावर की हाइट निकालनी है। बट मैं अगर ये कहूं कि थोड़ा बहुत टावर तो अपने को पता है, थोड़ा बहुत टावर तो पता है, क्योंकि ये ए ई जितनी है उतनी ही बी डी होगी। अरे भैया उतनी तो होगी ना, क्योंकि अपन ने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जमीन के पैरेलल, है ना। तो ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। अब बचे हुए पोर्शन को आप h मान लो। बचे हुए पोर्शन को क्या मान लो? क्योंकि अपन को टावर की हाइट निकालनी है, तो बचे हुए टावर को अपन ने h नाम दे दिया। h निकालकर उसमें 7 प्लस कर देंगे, पूरा टोटल टावर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 7 प्लस h, पूरा टावर टोटल। अब ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर। और ये भी क्या चीज है? ये भी परपेंडिकुलर का हिस्सा है। ठीक है,
भाई परपेंडिकुलर का हिस्सा है सब कुछ, सिर्फ परपेंडिकुलर से थोड़ी ना सॉल्यूशन होएगा, उसके लिए अपन को क्या चाहिए, बेस या फिर हाइपोटेनियस। तो दोनों में से कॉमन क्या है, बेस कॉमन है दोनों के लिए। देखो ये जो लाइन है ना ए बी, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो उसको मैं एक्स मान सकता हूं। हाँ तो इमेजिनरी लाइन फिर भी बेस के बराबर है, नीचे वाले को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले को भी मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे आप तो बस ट्रायंगल चुन लो, कौन कौन से ट्रायंगल बनने हैं यहाँ पर, राइट एंगल कौन से वाले, हाँ तो ए बी सी बनना है एक तो, और एक ए बी डी भी बनना है, और एक और बनना है ए ई डी। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सेम है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, दोनों 7 है, दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई से भी एक ले लो। तो मैं वो वाला ले रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला ले रहा हूं, क्लियर है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी के अंदर ध्यान से फोकस करो कि ये क्या है और ये क्या है, बेस, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। तो बोल 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 बोल, इसमें तो सब में ही मतलब वो यार है। हाँ मोस्टली क्वेश्चनों में 10 ही है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किस में लगेगा भैया, 10 में लगता है। 10 का तो 10 थीटा कितना है इसके अंदर, 45 डिग्री है भैया, शाबाश। परपेंडिकुलर कितना है बोलो, 7 मीटर। बेस कितना है बोलो, x है, शाबाश। 10 45 डिग्री कितनी होती है, 1, 7 बाय x, ऐसे कैसे, ये x इधर डिवाइड में उधर गया तो x इज इक्वल्स टू 7 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई भाई 7 मीटर। अगर ये डिस्टेंस पूछता ना दोनों के बीच का, टावर के और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछता तो 7 मीटर है, अगर वो डिस्टेंस पूछता तो बहुत इजी हो गया ये। अब बताओ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ए बी सी पर, दूसरे ट्राइंगल पे, सॉरी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये क्या है भाई, ये वाली जो है ये तो परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। बहुत बार पिछली वाली वीडियो में बहुत बता चुका हूं, जो कि ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से निकालते हैं अपन इसको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे हमेशा tan थीटा होता है, यहां से अपन इसको उठा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भैया tan थीटा इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का तो tan, थीटा कितना है इस वाले ट्राइंगल में, सॉरी ये वाले ट्राइंगल ले रखा है अपन ने, 60 है, शाबाश। इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, h है भैया, बेस कितना है, x है ना अभी तो फिलहाल, डायरेक्ट वैल्यूज मत रखो, बहुत लिखा है मैंने आप लोगों को। 10 60 की वैल्यू रखो, बताओ कितनी होगी, √3 h बाय x को उधर ले जाऊं, ठीक है, तो √3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू h का। अब यहां पर x की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 1 बनाना है होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √3x की जगह क्या रख रहे हैं अपन, 7 मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल्स टू h, तो h इज इक्वल्स टू 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाले नंबर से, तो ऐसे के साथ आएगा वो 7√3। एक मिनट, हाँ ये अभी अपने पास h की वैल्यू आई है, कंप्लीट आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ h आया है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि हाइट ऑफ टावर निकालनी है, क्या निकालनी है अपन को, हाइट ऑफ टावर। तो भाई साहब हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए तो अपन को पूरा लिखना पड़ेगा। टावर की हाइट है C से लेके D तक, C से लेके D तक, जो कि क्या है वो 7 + h, ठीक है। तो 7 + h की वैल्यू जो निकाल चुके वो रख दो उधर, क्लियर। अब इसको प्लस करना है, लेकिन ये प्लस नहीं हो पाएगा, ये प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अंडर रूट में आ गया और ये विदाउट रूट में। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, 7 बाहर आएगा तो बचेगा 1, प्लस का प्लस, 7 बाहर आएगा तो बचेगा √3 मीटर। ये आंसर हो गया, क्लियर, जोड़ डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसी के साथ समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से सुनना। As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression, यहां पर वर्ड कौन सा यूज हुआ है, डेप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे बनेगा एंगल,
ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स का एंगल बनना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब हर दोनों शिप जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड है लाइट हाउस के एक ही साइड पर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस अपन को निकालना है। ये क्वेश्चन आपके बुक में होगा, देख लीजिए आप। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, समझा दूं। देखो लाइट हाउस होते हैं जो शिप्स को लाइट दिखाने के लिए होता है। कुछ कुछ जगहों पर चट्टाने होते हैं जहां पर वो टकराकर वो शिप्स डूब जाती है, तो वहां पर रेड जोन होता है जहां पर वो लाइट को फैलाकर बताते हैं कि उस जगह पर आपको जाना नहीं है, मतलब वहां पर शिप को अलाउ नहीं होता है ताकि वो बच जाते उस जगह से। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से मान लो इस सी लेवल है, ये समुद्र है और इसके ऊपर इस तरह से एक लाइट हाउस है, यहां पर लाइट है, वो चारों तरफ क्या करता है, ठीक है, रोशनी फैलाता है। अब है ना दो शिप है इस लाइट हाउस के एक ही साइड पर दो शिप है, एक शिप ये रही और एक शिप ये रही, ठीक है, दो शिप्स है और दोनों शिप का लाइट हाउस के टॉप से, कहां से बोला उसने, टॉप से डेप्रेशन एंगल बोला है। कहां बोला है, डेप्रेशन एंगल, यानी कि ऊपर से नीचे बनेगा और वो कितना डिग्री है, 30 और 45। तो यहां से एंगल बना दो इस तरह और यहां से हो इस तरह। बट देखो ऊपर कोई बेस लाइन नहीं है एंगल के लिए, क्या नहीं है, बेस लाइन नहीं है। एंगल बनाने के लिए ऊपर एक जमीन के यानी कि समुद्र के पैरेलल बेस लाइन बनाना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से जैसे भी किया, छोटा वाला 30 डिग्री और ये बड़ा वाला कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब ए बी सी डी। तो भैया जब भी डेप्रेशन एंगल आता है ना, जब भी क्या आता है, डेप्रेशन एंगल, तो ध्यान से सुनना, इसमें जेड रूल बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और तीसरी लाइन उसको काट कर जाती है इस तरह से, ठीक है, क्या कर जाती है, काट के जाती है, इंटरसेक्ट करके जाती है, तो इस तरह से जेड बनना है। देखो क्या बनना है, इसे जेड। तो जेड पर बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और नहीं उन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे जेड बनना है, यूं करके, ऐसे करके, ऐसे बनना है, नहीं बनना? तो जिस लाइन से बनना है, इस लाइन से जेड बनना है, तो इस लाइन पर बनने वाला एंगल कितना है, तो यहां पर भी कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। 45 वाली लाइन याली है, इससे भी जेड बनना है, देखो इस तरह से बनना, नहीं बनना? तो इसको बोलेंगे बन 45 डिग्री। एक्चुअल में बन तो ऊपर रहा एंगल, लेकिन हमें चाहिए नीचे ही। ये 45 डिग्री में जाता होना चाहिए ना, कहां पे, ये ए के पास में नहीं। कभी भी जब अपन डेप्रेशन एंगल बनाते हैं ना, तो उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ से ही बनाते हैं, ना कि नीचे से बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि यहां से काउंट होना चाहिए ना, नहीं वहां से काउंट नहीं होता वो कभी भी, है ना, डेप्रेशन एंगल ऊपर से काउंट होता है। क्लियर है यहां तक? और क्या दे रखा है बताओ उसने, क्वेश्चन में क्या देता, लाइट हाउस की हाइट दे रखी होगी, लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर। इसने बोला था दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब ये दोनों शिप एक के पीछे खड़े, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना अपन को, तो इसको नाम दे देंगे अपन एच। अब सोचो कि कितने ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ए बी डी तक है और एक ए बी सी भी है ना। इसमें कुछ कमी महसूस हो रही है क्या? हाँ, बीसी नहीं है अपने पास। अगर अपन ए बी डी तक जाएंगे तो इसमें 75 है और ये हिस्सा एच है, ये हिस्सा क्या, हाँ ये अधूरा है। मैंने कहा था कभी भी एक्स जब लगेगा ना, या तो वो कॉमन लाइन में लगेगा जो कॉमन होगा दोनों में होगा, या फिर कोई लाइन अधूरी होगी ना, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए भी एक्स को माना जाता है। जैसे ये जो बेस है ये पूरा नहीं है, ये अधूरा है, अभी एच इसको मान रखा है, तो उसको अगर मैं एक्स मानूंगा तब जाकर ये पूरा बेस बन पाएगा। तो भैया इसको मानेंगे अपन क्या, एक्स, तो ये एच और ये एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एच प्लस एक्स। ठीक है, अब डिटेल लिखना सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन डिटेल्स लिखेंगे। देखो कभी कभी डिटेल्स भी बहुत जरूरी है, हालांकि अगर नहीं आए ना आपको डिटेल लिखना, अगर उसमें कंफ्यूज हो रहा हो तो मत लिखना, छोड़ देना।
ठीक है, बट अगर आ रही है तो अच्छी बात है। कैसे लिखते हैं देखो, सबसे पहले क्या है, हाइट लाइट हाउस है, हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 75 मीटर, जो कि कितनी है, ए बी। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब है इसकी जो लाइंस है ना उसको, उसके नाम को मेंशन करना, तो नाम को जरूर मेंशन करना है। लेट, अब मान लो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस जो कि CD है उसको मान लिया अपन ने क्या, H मीटर। एक और चीज लेट करी है अपन ने, BC को क्या माना है अपन ने, X मीटर। देन इसको X मानने से क्या हो गया, BD कितनी हो गई, H प्लस X हो गई। अरे जो जो आपने डायग्राम में लिखा है ना वो चीज अपन यहां पर लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया सारे। अब एंगल पर आ जाते हैं। एंगल कौन कौन सा है, एक तो ACB है, देख लो भाई, ACB है, वो कितना बनना है, 45 डिग्री। और एक एंगल है ADB, वो कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है क्या यहां तक? अब ये होता है डिटेल्स। कैसे मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब सुनो मैं समझा देता हूँ क्या मसला होता है। इससे क्वेश्चन सर बड़ा देख, डिप्रेशन बनेगा तब भी अपन को नीचे मान के चलना उसको। इससे क्वेश्चन बड़ा देख। हाँ, अब जैसे कि ज़ेद के क्वेश्चन का जवाब दूं मैं, सुनो। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, तो 4 नंबर के अंदर क्या होता है, डिटेल्स ज्यादा चाहिए होती है। क्वेश्चन बड़ा दिखना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, खूबसूरत दिखना चाहिए। अंदर जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देगा ज्यादा से ज्यादा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कॉपी चेक करने वाले कुछ खड़ूस होते हैं। अब जैसे मेरे जैसे के पास आएगा तो कोई डिटेल नहीं भी लिखेगा तो भी मैं चला दूंगा काम, मैं तो मार्क्स दे दूंगा। बट किसी ऐसे टीचर के पास चला गया और वो खड़ूस है, उसने बोला नहीं मुझे तो डिटेल चाहिए, वो इसके 1 मार्क्स काट दे, आपके 3 नंबर दे दे, तो फर्क पड़ता है। अगर आप सीख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं तो लिख लो भाई, लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं लिख सकते तो मसला अलग है, बात अलग है भाई। नहीं लिख सकते तो छोड़ देना है, क्वेश्चन मत छोड़ देना उसके चक्कर में, समझ गए? क्योंकि अपन मेन जो चीज होती है ना सीखने वाला ही, वो तो सीख चुके हैं, डायग्राम बनाना और सॉल्व करना। ठीक है, अब डिटेल लिखना आ जाएगा धीरे धीरे करते करते, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पे देखिए अब, तो भैया सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC के अंदर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे tan थीटा कैसे आ रहा है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है भाई। tan का तो tan, थीटा कितना है इसके अंदर, परपेंडिकुलर 75, बेस x, tan 45 कितना होता है 1, तो यहां रख दिया 1, 75 बाय x, x से डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल्स टू 75 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई भैया। अब जैसे x की वैल्यू आ गई है तो दूसरा वाला ट्राइंगल लगा दो, बड़ा वाला। बिल्कुल, इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको ना, इन ट्राइंगल ABD। अब ABD में ये परपेंडिकुलर और ये पूरा क्या है, बेस। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का तो tan, थीटा कितना है इसके अंदर 30 डिग्री, इक्वल परपेंडिकुलर 75 बाय बेस कितना है h प्लस x। ठीक है, बेस पूरा आएगा, पूरा कंप्लीट है ये बेस, जब पूरा बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं तो पूरा बेस ही आएगा। अब tan 30 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, √1 बाय √3, तो 1 अपॉन √3 आएगा, इज इक्वल्स टू 75 बाय h प्लस x। ये पूरा डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो भैया मल्टीप्लाई में 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही का वही नंबर आता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही का वही नंबर सेम टू सेम उठकर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो उधर चला गया, अब ये इधर इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो √3 को इससे करेंगे तो 75 √3। क्लियर है यहां तक? अब किसकी वैल्यू रख देंगे यहां पर अपन, x की वैल्यू। जैसे ही फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, क्रॉस डिवाइडेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो अपन x की वैल्यू रख देंगे कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1।
h का तो h प्लस x की जगह क्या रख देंगे 75, तो यहाँ रख दिया भैया चलो 75 इक्वल का इक्वल 75 अंडर रूट 3 ऐसे कैसे, h का h इक्वल का इक्वल 75 अंडर रूट 3 ऐसे कैसे, ये 75 प्लस में उधर गया तो माइनस में, क्यों भेज रहे हैं इसको उधर, क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है, h को अकेला छोड़ना है, ठीक है, तो उधर भेज देंगे भैया, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, h इजिकल्स टू, अब ये भी 75 है और ये भी 75 है, इन दोनों में 75 कॉमन आ जाएगा, ये भैया ये लो कॉमन आ गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 बच गया, ये लो आंसर हो गया। अब इसको और परफेक्टली आंसर निकालना है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दो, -1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। वो भी तो लिखना होता है ना, हम से डॉट बना के वो लिखे ना, बिकॉज 75 जरूरी नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, पहचान लगा ना, मतलब बिल्कुल पहचान जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसी के साथ अपने पास समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 13। प्रैक्टिस जरूर करना है घर पर, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट।